4 5 प्लस 0 5। ए का मान जो निकल के आ रहा है वो 3 क्रॉस 3, ए बी का मान जो आ रहा था 2 क्रॉस 2। इसके मतलब ए बी बी ए के बराबर हो ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है। अगर मैं इसके रो और कॉलम को बदल दूं, ये जो पहला रो है वो पहला कॉलम बना दूं और दूसरा रो के दूसरा कॉलम बना दूं, तो जो भी आव्यूह प्राप्त होगा उसी को हम परिवर्ताव्यूह कहते हैं। ये कोई आव्यूह ए है तो हम उसके ट्रांसपोज को ऐड करके 1/2 प्लस उसके ट्रांसपोज को घटा के 1/2, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द विक्रांत एजुकेशन। और ये है वीडियो का सेकेंड पार्ट जिसमें हम आव्यूह पढ़ रहे थे और अभी तक हम लोगों ने 3.1 कंप्लीट कर लिया है, जो कि चैप्टर 3 एनसीईआरटी यूपी बोर्ड का हम देख रहे थे। तो अभी जो हमारा नेक्स्ट स्टार्ट हम करने वाले हैं वो है कि आव्यूहों की संक्रियाएं। तो इसमें हम देखेंगे आव्यूहों की संक्रियाएं। आव्यूहों की संक्रिया मतलब होता है ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। इसमें हम पढ़ेंगे कि आव्यूह पर किस तरीके का हम ऑपरेशन कर सकते हैं। जैसे कि जोड़ना एक आव्यूह के ऊपर एक ऑपरेशन होता है, एक संक्रिया होती है जिसमें दो आव्यूहों को जोड़ा जाता है। दो आव्यूहों को गुणा करना भी एक संक्रिया है। आव्यूह में किसी भी अदिश संख्या से गुणा करना भी एक संक्रिया है। तो देखिए, हम इसमें से ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहला जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आव्यूहों का योग। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। ओके, तो आव्यूह को योग में मान लीजिए एक ए कोई मैट्रिक्स है और वो मान लीजिए 3x2 का है, और बी भी एक कोई मैट्रिक्स है 3x2 का है। अगर हमें कोई बोलता है कि ए और बी को जोड़ना है तो इस आव्यूह को हम कैसे जोड़ेंगे, तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं। मान लीजिए ए जो आव्यूह जो दिया होगा वो ए आव्यूह कुछ इस तरह दिया है, A11 A12, जिसमें दो कॉलम है, A21 A22 A31 एंड A33, प्लस जो दूसरा आव्यूह मान लीजिए ये कुछ ऐसा है, B11 B12 B21 B22 B31 B32। तो इसमें देखिए 3 रो हैं और 2 कॉलम है। तो B32 जैसे दिया था उसी तरह A32 दिया। अगर इसको हमें जोड़ना पड़े तो हम क्या करते हैं, सारे संगत तत्वों को आपस में जोड़ देते हैं। इसका मतलब जो ये पहला है वो पहला B के पहले से जुड़ जाएगा और ये जो A का दूसरा है उसी B के दूसरे से जुड़ जाएगा। उसी तरह ये सारे तत्व आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये जुड़ने के बाद क्या आएगा, ये जुड़ने के बाद आएगा A11 प्लस A11 प्लस B11 A12 प्लस B12 A21 प्लस B21 A22 प्लस B22 A31 प्लस B31 A32 प्लस B32। इस तरीके से हम देखिए, हमने मैट्रिक्स को 3x2 के कोई एक मैट्रिक्स लिया, उस बी भी कोई एक मैट्रिक्स लिया 3x2 का। इन दोनों को जब जोड़ा तो ये जो मैट्रिक्स निकला है ये भी 3x2 का ही निकला है। तो एक चीज आपको जो यहाँ पे याद रखना, और या एक चीज जो आपको अपने दिमाग में रखनी चाहिए, क्या आव्यूह का योग तभी संभव है जब भी दिया गया आव्यूह की कोटि समान हो। तो आव्यूह का योग तभी संभव है जब कोटि समान हो। तभी ये संभव है। अगर आव्यूह को जोड़ने का कह दे और उसकी कोटि समान नहीं है तो वो वैसा योग हम कर नहीं पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मान लीजिए कुछ ऐसा दिया है, ए
1 2 3 4 और बी दिया है, बी मैं कुछ नीचे रख देता हूँ, मान लीजिए बी दिया है 1 2 3 4 5 6 और कहता है आप इसका a प्लस बी यानी इन दोनों का योग बताइए कितना होगा, तो a प्लस बी वहां पे संभव नहीं होगा। अगर आपसे a प्लस बी पूछता है तो वो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि अब देखिए इसका पहले का संगत पहला तत्व तो जोड़ देंगे, दूसरे के संगत जो दूसरा अव्यय या तत्व है उसको जोड़ देंगे, लेकिन तीसरा कोई इसमें है ही नहीं तो इसको संगत हम जोड़ नहीं पाएंगे। तो यह योग संभव नहीं है क्योंकि क्योंकि कोटि समान नहीं है। तो हमें योग जब भी करने के लिए कहा जाएगा अवयव का योग करना होगा तो हमें एक चीज ध्यान रखना है कि कोटि आपस में समान होनी चाहिए, तभी हम योग कर पाएंगे। अगर कोटि समान नहीं हुई तो हम किसी भी तरह का योग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं जो आपके बुक में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन है तो मान लीजिए क्वेश्चन दिया है और वो क्वेश्चन क्या है, a इक्वल टू √3 1 -1 2 3 0 और दूसरा अभी जो b दिया है 2√5 1 -2 3 1/2 और कह रहा है हमें क्या बताना है, a प्लस बी का मान बताना है कितना होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसको हमें हल करना है। और क्वेश्चन में कह रहा है a एक ऐसा अवयव दिया हुआ है जो अभी उस तरीके से, b एक अवयव दिया है जो इस तरीके से, और a प्लस बी निकालना है। तो सबसे पहले देखिए हम a प्लस बी निकाल पाएंगे कि नहीं। तो a प्लस बी कब हम निकाल पाएंगे, जब दोनों की कोटि समान होगी। इसकी कोटि कितनी है, तो इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है, तो ये हो जाएगा 2 क्रॉस 3 है। इसमें इसका भी जो कोटि है वो 2 रो है और 3 कॉलम है, तो ये भी 2 क्रॉस 3 का है। यानी दोनों का 2 क्रॉस 3 दोनों की कोटि समान है, अर्थात योग संभव है। और यदि योग संभव है तो हम लिखेंगे a प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी करना है। अब a प्लस बी को, अब a के सारे तत्व लिख लीजिए, √3 1 -1 2 3 0 प्लस b 2√5 1 -2 3 1/2। ठीक है, अब हमें करना क्या है, कुछ नहीं, हमें इसके संगत तत्वों को जोड़ देना है। यानी इसका संगत तत्व ये है, माने इसका पहला a11 b11 से जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 + 2। उसी तरह ये दूसरे जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा √5 + 1। ये इसके साथ जुड़ेगा तो -1 और +1 ये हो जाएगा 0। ये इसके साथ जुड़ेगा तो 2 और -2 हो जाएगा 0। 3 + 3 हो जाएगा 6 और ये 0 + 1/2 ये हो जाएगा 1/2। तो a प्लस बी का हमसे मान पूछा था, क्या होगा, वो ये होगा। ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से हमें योग समझ में आया कि जब भी हमें योग करना होगा तो हमें कोटि देखना पड़ेगा, कोटि समान होना चाहिए। अगर कोटि समान है तभी हम योग निकाल पाएंगे, अगर कोटि समान नहीं हुआ तो हम योग नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए कोटि समान है तो हम जोड़ेंगे कैसे, तो a का जो भी तत्व लेंगे सेम वही तत्व, मतलब उसी जगह पे जो तत्व b में होगा वो ले लेंगे और उन दोनों का आपस में जोड़ देंगे। उसी तरह इसको मैंने इसके साथ जोड़ दिया, इसको इसके साथ जोड़ दिया, इसको इसके साथ जोड़ दिया, इसी तरह सारे तत्वों को जोड़ा और ये इसका फाइनल आंसर है। अब चलिए हम एक चीज और देखते हैं। अब हमने ये तो देख लिया कि a प्लस बी कब संभव है और कब संभव नहीं है। अब हम देखते हैं किसी भी आव्यूह में अदिश संख्या से गुणा करें तो कैसे होता है।
तो आव्यूह का एक अदिश से गुणा, जैसे मान लीजिए कोई आव्यूह है ए, ठीक है, इसमें हम किसी संख्या से गुणा, अदिश का मतलब होता है कोई भी संख्या, जैसे 2 बोल दो, 3 बोल लें, -1 बोल लें, ये सारी संख्याएं क्या है, अदिश संख्या है, ठीक है। तो इन संख्याओं, किसी संख्या से हम किसी आव्यूह में गुणा करेंगे तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोई ए एक आव्यूह है, वो है ऐसा कुछ 2 3 4 5, और कोई आपसे कहता है कि 5 से आपको 5a बताना है, ठीक है। जैसे होता है ना, x की वैल्यू अगर 3 दी हुई है, आपसे कोई 3x पूछता है तो आप क्या करते हो, 3 से इसमें गुणा कर देते हो, तो ये हो जाएगा 9। तो 3x की वैल्यू, अगर x पता है तो 3x ऐसे हो निकल जाएगा। उसी तरह a पता है और हमें 5a निकालना है, यानी किसी अदिश से गुणा कर रहे हैं किसी भी आव्यूह में, जो कि यहाँ पे a एक आव्यूह है, तो हम क्या करते हैं, ये 5 सबसे गुणा हो जाएगा, पहले वाले से भी, दूसरे वाले से, तीसरे चौथे सबसे गुणा हो जाएगा 5। तो ये 5 जो है वो अंदर चला जाएगा, 5 × 2, 3 × 5, 4 × 5 और 5 × 5, ठीक है। पहले वाले को भी एकदम सिमिलर दिखे, उसी तरीके से चेंज कर देते हैं तो 2 × 5। तो इसमें देखिए क्या हुआ है, ये जो 5 से हम गुणा कर रहे थे, ए पहले से ये था, हमने 5 से ए में गुणा किया, तो हमने 5 से क्या कर दिया, सब में गुणा कर दिया। तो देखिए 2 × 5, 3 × 5, 4 × 5, 5 × 5, और जो इसको और ज़्यादा सिंपल, और ज़्यादा हम मल्टीप्लाई करके अगर हम इसको लिखें तो ये हो जाएगा 10, 15, 20 एंड 25। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। तो कोई आपको ए दे के 5 पे पूछता है तो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए हम इसको जनरल फॉर्म में अगर लिखना चाहें, तो जस्ट आपको समझाने के लिए क्या होता है, तो देखिए जनरल फॉर्म में जैसे मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स दिया है इस तरीके से, A11, A12, A21, A22, ये एक मैट्रिक्स हो सकता है, और आपसे कोई कहता है कि के ए निकालिए, जहाँ के क्या है, एक आधी संख्या है, के से हमने क्या किया, गुणा किया है, तो सब में के से गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा K11, K12, K21 एंड K22। ये जो हुआ है, किसी के संख्या से हम गुणा करेंगे तो सब में मल्टीप्लाई हो गया, तो सब में मल्टीप्लाई हो गया। उसी तरह आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं, अगर आपको कभी कॉमन लेना पड़े, कोई संख्या दिखे, जैसे मान लीजिए आपको कुछ ऐसा ए दिया हो, ये ए ना दे करके आपको ऐसा ए दिया हो, क्या है कि ये ए है, ठीक है, तो आप इस ए को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे, ए इक्वल टू, अब देखिए के सब में है, तो सब में से कॉमन अगर लेंगे, जैसे गुणा करते थे तो सब में करते थे, तो कॉमन भी लेंगे तो सब में से आ जाएगा बाहर, तो के आ जाएगा बाहर, और इसको हम लिख देंगे A11, A12, A21, A22, ठीक है। इसको गुणा करेंगे तो फिर वापस यही है, क्योंकि के से जब हम गुणा करेंगे तो सब में गुणा हो जाएगा, तो यही आ जाएगा, यानी ये दोनों आपस में, जो मैंने अभी लिखा है, ये दोनों आपस में बराबर है। तो इस तरीके से हम के से गुणा भी कर सकते हैं और के सब में से कॉमन भी ले सकते हैं। और के क्या है, के कुछ भी नहीं है, ये एक संख्या है, जैसे मैंने यहाँ पे 5 एक उदाहरण लिया था। अगर मान लीजिए ये दिया है ए, अगर आपको कोई कहे -a बताइए यहाँ से, तो क्या करना है, -a का मतलब क्या है कि a में माइनस से गुणा करना है, यानी -1 से गुणा करना, -1, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, -1 × a। तो हमने क्या किया, -1 से a में गुणा कर दिया, तो a जो भी है उसमें -1 से गुणा कर दिया। -1 से गुणा करने का मतलब हर जगह गुणा होगा, पहले में भी, दूसरे में भी, तीसरे में भी और चौथे में भी, तो ये आ जाएगा -2, -3, -4, -5, तो ये आ जाएगा -a का मान। किसी कोई डाउट नहीं? तो अब देखिए आपको एक आव्यूह का अदिश के साथ गुणा समझ में आ गया। ओके, अब हम चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और
जैसे मान लीजिए इस पे एक और एक क्वेश्चन इस पे करें, जैसे एग्जाम्पल में दिया है, ये क्वेश्चन है, कह रहा है यदि ए दिया है 1 2 3 2 3 1 और साथ में एंड बी भी दिया है 3 -1 3 -1 0 2, ठीक है। और कह रहा है कि 2a माइनस बी बताना है। 2a माइनस बी का मान पूछा है, ठीक है। तो a दिया है तो हम 2a निकाल लेंगे, b दिया है तो हम माइनस बी भी निकाल लेंगे और दोनों को आपस में जोड़ देंगे। या ऐसे समझिए 2a दिया है, a दिया है तो 2a निकाल लेंगे, b और दोनों को घटा देंगे, जैसे हम जोड़ते थे उसी तरह घटा देंगे। तो अगर मान लीजिए a हमें पता है तो हमें 2a अगर निकालना हुआ तो क्या होगा, 2a क्या होगा, 2 और a की जगह पे पूरा लिख देंगे 1 2 3 2 3 1, सबके साथ गुणा हो जाएगा तो जो 2a निकल के आएगा, दो सबके अंदर अंदर जाएगा, सबसे गुणा हो जाएगा, पहले वाले से गुणा होगा तो 2, दूसरे वाले से गुणा होगा तो 4, तीसरे वाले से गुणा होगा तो कितना 6, उसी तरह यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ पे 2। तो हमें 2a निकल गया और हमें b पहले से पता है। और हमें क्या हमें निकालना था, हमें निकालना था 2a माइनस बी, ठीक है। तो 2a हमें पहले से पता है कितना, 2 4 6 4 6 2, और हमें माइनस करना है, घटाना है b के साथ। b क्या है, 3 -1 3 -1 0 2। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू, अब देखिए इसमें से पहले में से पहला वाला घटेगा, इसको थोड़ा मैं और लिख देता हूँ, 2 -3 हो जाएगा, 4 -1 हो जाएगा, 6 -3 4 -1 6 -0 एंड 2 -2, ठीक है। तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा, मैंने क्या किया है, पहले वाले में से पहले वाले को घटा दिया, माइनस है तो घटाना है, तो 2 -3, उसी तरह 4 -1 6 -3, तो सिर्फ मैं इस तीसरे में से तीसरे को घटाया हूँ, जिस तरह दूसरे में से दूसरे को घटाया, इसी तरह सारे को मैंने घटाया। एक स्टेप और लिखते हैं हम इसको, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको मिटा के, तो जो हमसे पूछा था 2a माइनस बी, वो क्या निकल के आ रहा है, इसको घटा लेंगे तो 2 -3 हो जाएगा -1, 4 -1 हो जाएगा 5, 6 -3 3, 4 -1 5, 6 एंड 0, यह हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, अब जरा हम देखते हैं योग के गुणधर्म। यह आपको समझ में आया होगा, ए दिया था, बी दिया था, 2a मैंने निकाला, 2a कैसे निकालेंगे, इसमें 2 से गुणा करके सब में, और माइनस b घटा देंगे, और घटाने के लिए क्या करेंगे, सारे तत्वों को आपस में घटाएंगे, और इस तरह घटाने के बाद ये आंसर है। आप आंसर मैच कर लीजिएगा, और आई थिंक सही है, -1 5 3 5 6 0, ठीक है। अब हम देखते हैं योग के गुणधर्म। अब योग के गुणधर्म क्या होते हैं, जैसे
आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा इस तरह से कि क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय हम 3-4 चीजें दिखा रहे हैं। योग के कुछ गुणधर्म होते हैं, जैसे आपको पता है 2+3 या 3+2 ये दोनों आपस में बराबर होता है। तो उसी तरह आव्यूह भी ऐसी प्रॉपर्टी दिखाता है। ये एक गुण हो गया। क्या है कि कहीं पे भी a+b लिखा हो तो हम a में b जोड़ रहे हैं या हम b में a जोड़ दें तो बात एक ही है। ठीक है, ये सही है। तो योग क्या है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ठीक है, अब चलिए दूसरा है साहचर्य नियम, जिसको एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। साहचर्य नियम क्या होता है? तो साहचर्य नियम है, जैसे मान लीजिए a में b जोड़ रहा है और फिर इसमें c जोड़ रहे हैं। हम चाहें तो a+b+c, हम पहले b और c को जोड़ लें फिर a जोड़ लें, दोनों का मान बराबर आता है। ठीक है, इस तरह से जैसे मान लीजिए कोई a आव्यूह दिया हुआ है या कोई b आव्यूह आपको दिया हुआ है a+b+ और c, और कह रहा है कि साहचर्य नियम को बताइए कैसे होता है। तो आप बोल सकते हैं साहचर्य नियम के अनुसार a+b को आप पहले आपस में जोड़ लीजिएगा और जो भी आएगा उसको c के साथ जोड़ देंगे। और RHS में क्या करेंगे, b+c को आपस में जोड़ लेंगे और जो भी आएगा उसको a के साथ जोड़ेंगे, तो ये दोनों मान आपस में बराबर होते हैं। इसके मतलब क्या होता है कि आव्यूहों का योग साहचर्य नियम का पालन करता है। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं आव्यूहों का योग साहचर्य नियम का पालन करता है। अब देखिए तीसरा है योग के तत्समक का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तत्समक का अस्तित्व। तो इसका मतलब क्या हुआ? तत्समक का मतलब मैं पहले बताया था, क्या? इकाई, आव्यूह। यानी इसका मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए ए में अगर हम कोई मैट्रिक्स जोड़ें 0 तो इसका मान नहीं बदलना चाहिए, तो इसको बोलेंगे तत्समक नियम का पालन करना। तो 0 क्या है? ए का तत्समक आव्यूह है। मतलब कि ए में हम 0 आव्यूह, 0 मैट्रिक्स मतलब सारे तत्व 0 होंगे, तो अगर ए में हम सारे तत्वों के 0 होंगे उसको जोड़ेंगे तो ए ही आएगा। जैसे मान लीजिए कि ए कोई तत्व है, ये कोई आव्यूह है 2 3 4 5, और इसमें हम मान लीजिए ओ जोड़ रहे हैं, ओ मतलब 0 0 शून्य आव्यूह की बात कर रहा हूं। इसको अगर जोड़ूंगा तो ए क्या होगा? 2 + 0 2, 3 + 0 3, 4 + 0 4, 5 + 0 5। तो ये दोबारा से ध्यान से देखिए तो दोबारा से ए आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अगर मैं इसको चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ a+o बराबर। अब देखिए मैंने a+o बराबर निकाला है और a+o किसके बराबर आ गया? a के बराबर आ गया। तो हम ये तत्समक का अस्तित्व है, यानी a का तत्समक आव्यूह ये योग के लिए है। योग के लिए a का तत्समक 0 होता है, शून्य होता है। ओके, उसी तरह एक है हमारे पास योग के प्रतिलोम का अस्तित्व। तो चौथा यहाँ पे जगह है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ प्रतिलोम का अस्तित्व। तो आप ऐसे लिख सकते हैं योग के प्रतिलोम का अस्तित्व। प्रतिलोम, अब इसे देख रहे हैं, प्रतिलोम मतलब उल्टा, योग का उल्टा, मतलब इसमें जोड़ दें तो 0 हो जाए। तो आप ऐसा बोल सकते हो a में हम एक -a को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 0। तो -a को हम क्या बोलेंगे? इसका प्रतिलोम। a का प्रतिलोम कितना होगा? -a। उसी तरह a का तत्समक कितना होगा? a का तत्समक होगा 0। किस लिए? योग के लिए। तो जब क्योंकि योग करेंगे
तो मान नहीं बदलना चाहिए। जैसे इकाई का मतलब क्या होता है, किसी संख्या में 1 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, उतना ही आता है। उसी तरह ये गुणा के लिए होता है। उसी तरह योग के लिए किसी संख्या में 0 को जोड़ देते हैं तो कितना आता है, वही संख्या आती है। उसी तरह आव्यूह में भी हम अगर 0 को जोड़ेंगे तो वही आ जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, ये योग का गुणधर्म क्या है कि ए का योगात्मक तत्समक क्या होता है, 0 होता है। उसी तरह यहाँ पे योग का प्रतिलोम अस्तित्व अगर बताना हो तो ए का प्रतिलोम कितना होता है, -a होता है योग के लिए। ठीक है, तो ये चारों गुणधर्म तो आपको समझ में। क्रम विनिमय मतलब a प्लस बी करो या b प्लस a करो, दोनों मान बराबर आएगा, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। साहचर्य मतलब होता है a प्लस बी को जोड़ के फिर c को जोड़ दो, या b प्लस c को जोड़ के a जोड़ दो, दोनों का मान बराबर आएगा। उसी तरह तत्समक का अस्तित्व यानी 0 जोड़ देंगे किसी भी आव्यूह में तो उसका मान नहीं बदलेगा। बस आपको ये याद रखना है, किसी आव्यूह में 0 जोड़ देंगे यानी 0 शून्य आव्यूह जोड़ देंगे तो उसका मान नहीं बदलेगा। उसी तरह चौथे में देखिए, किसी आव्यूह में उसके माइनस उसके चिन्ह ऋणात्मक आव्यूह से गुणा कर देंगे तो उसका मान शून्य आव्यूह के बराबर आ जाता है। ठीक है, ओके। तो अब हम देखते हैं, अदिश के साथ हमने गुणा देख लिया है। अच्छा ठीक है, अदिश का गुणधर्म देख लेते हैं, योग के अदिश का गुणधर्म। अभी देखिए डायरेक्ट यहाँ से हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन ना आए, बट ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए ताकि आगे जितने भी एक्सरसाइज 3.2 में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन आपसे हो जाए। तो अब इसमें क्या है कि गुणन के गुणधर्म, ठीक है, किसी आव्यूह के गुणन के गुणधर्म। तो गुणन के गुणधर्म का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कोई a प्लस बी आव्यूह होगा, ये जुड़ रहा होगा और इसमें हम किसी संख्या k से गुणा कर देंगे तो इसका मान, अब चाहे तो k का आप पहले a में गुणा कर लीजिए, फिर b में गुणा कर लीजिए और दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, इन दोनों का मान बराबर आता है। बस ये हुआ कि जैसे मान लीजिए ऐसा लिखा है 5a प्लस बी, यहाँ पे a क्या है, एक आव्यूह है, b क्या है, b भी एक आव्यूह है। तो इन दोनों का आव्यूह को जोड़ के 5 से गुणा कर लो या 5 से गुणा करके फिर जोड़ लो, दोनों का मान बराबर आएगा। तो 5 से गुणा कर लिया, 5 से मैंने गुणा कर लिया और दोनों को जोड़ दिया तो इन दोनों का मान आपस में बराबर होता है। ठीक है, यही है अदिश का गुणधर्म। ठीक है, तो अब चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन में आपको a का मान दिया हुआ है 8 0 4 -2 3 6 एंड b का मान भी दिया हुआ है 2 -2 4 2 5 -1, सॉरी -1 5 है, तो यह है -5 1, तो 2 -2 4 2 -5 1। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है x का मान, और कुछ आपको दिया हुआ है, वो दिया है 2a प्लस 3x बराबर 5b। तो हमसे पूछा है x का मान। ठीक है, हमसे x का मान पूछा है तो हमें क्या करना है, ये x है तो हमें सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको हम x के रूप में लिख लेते हैं। कैसे, तो आपको दिया हुआ है 2a प्लस 3x बराबर 5b। तो यहां से अगर हम 3x बराबर लिखें 5b और ये 2a उधर लेकर जाएं, ठीक है, अब देखिए ये 3x का मान आ गया। अगर हम यहाँ से x बराबर निकालें तो आ जाएगा 1/3, 3 गुणा में उधर जाएगा भाग में, तो ये x इक्वल टू 1/3 5b माइनस 2a। बस हमें क्या करना है, हमें इन सब का मान उठा के रख देना है, x का मान हमें यहाँ से निकल के आ जाएगा। x एक आव्यूह ही होगा क्योंकि देखिए ये एक आव्यूह है, ये एक आव्यूह ही होगा, और a कितने क्रॉस कितने का है,
ये 3x2 का है तो x भी 3x2 का ही अवयव निकलेगा, क्योंकि आपस में जोड़ा जा रहा है। तो ये अगर x इसके साथ जुड़ जा रहा है, इसका मतलब होगा कि x की कोटि इसकी कोटि समान होगी, तो x की कोटि उसी के बराबर आएगी, बस x का मान कितना आएगा वो बताना है। तो देखिए हमें a दिया है तो हम 2a भी निकाल लेंगे, a b दिया है तो हम 5b भी निकाल लेंगे। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, a दिया है तो हम 2a निकाल लेते हैं, और फाइनली हम सबका मान उठा के यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो जरा हम सबसे पहले निकालते हैं 2a और 5b, और 5b में से 2a को घटा के 1/3 यानी 1/3 से गुणा कर देना, मतलब 3 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से निकालते हैं 2a, होगा, सब में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 0 8 -4 6 12, और आपको 5b अगर निकालना है तो 5b होगा, इसमें 5 से गुणा करना है, 10 -10 4, और 5 से गुणा करना है तो ये 20 हो जाएगा, 20, यहाँ पे हो जाएगा 10, ये हो जाएगा -25, ये हो जाएगा 5। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, 5b - 2a, यानी इसमें से इसको घटाना है, तो हम निकाल लेते हैं 5b - 2a, तो पहले इसको लिखेंगे, -2a, बाद में 2a को लिख देंगे, 16 0 8 -4 6 12। ठीक है, इसको घटा लेंगे पहले, तो थोड़ा स्पेस की कमी है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो ये निकल के आएगा 5b - 2a। अब ये देखो घटाना है, तो 10 में से 16 जाएगा तो हो जाएगा -6, -10 में से 0 जाएगा तो ये हो जाएगा -10 ही रहेगा, 20 में से 8 जाएगा तो ये हो जाएगा 12, 10 में से -4 जाएगा तो 10 -4 तो हो जाएगा 14, -25 में से 6 जाएगा तो दोनों ऐड हो जाएंगे और ये हो जाएगा 31 माइनस का। उसी तरह 5 में से 12 जाएगा तो 5 - 12 हो जाएगा -7। ठीक है, ये निकल के आया। हमें क्या निकालना है, x निकालना है, तो हमें जो भी हमने निकाला है उसमें क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, वही x का मान होगा। ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि x इक्वल टू कितना है हमारा, 1/3 5b - 2a इक्वल टू, और मैं इसको भी थोड़ा मिटा देता हूँ, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1/3, और ये जो 5b - 2a का मान तो हमने निकाल लिया, यही है, तो -6 - 10 12 14 -31 -7, तो यहाँ पे हमें x का मान जो निकल के आएगा वो 3 से हमें क्या करना है, सब में डिवाइड करना। आप यहाँ पे भी रख सकते हो, यही आंसर है। ठीक है, तो आप इसको भी आंसर लिख सकते हो 1/3, क्योंकि ये डिवीजन इजी नहीं है, इसमें तो हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा, इसमें नहीं हो पाएगा और इसमें नहीं हो पाएगा, तो डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं है। तो आप ऐसे लिख सकते हो x इक्वल टू 1/3 -6 - 10 12 14 -31 -7, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा फाइनल। हमसे एक पूछा था, मैं आपको पहले बताया x और a की कोटि सेम होगी, तो देखिए x और a की इनफैक्ट सबकी कोटि सेम ही होगी, क्योंकि जो जुड़ के आएगा वो भी उतना ही आएगा। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर आएगा वो ये आ जाएगा।
ठीक है। अब 3 से डिवाइड भी कर सकते हो और बिना 3 से डिवाइड किए भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर ये है। ठीक है। अच्छा चलिए, एक क्वेश्चन जो जिस तरह के क्वेश्चन एक बार बोर्ड में आया था, मैं जब PYQ करा रहा था तो वो क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन आप कीजिएगा एक बार। देखिए, मैथमेटिक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस ही सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो फिर आपको कॉन्सेप्ट भले ही आते रहेंगे बट क्वेश्चन नहीं हो पाएगा या मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है x प्लस वाई का मान दिया हुआ है, ये बोर्ड में आ चुका है 5 2। सेम क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट का है, सेम क्वेश्चन आया था कि नहीं यू नहीं, वो मैंने नहीं देखा है, बट इस तरह के क्वेश्चन में PYQ करा रहा था तो आया था। ये x माइनस वाई इक्वल टू 3 6, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 0 माइनस 1। ठीक है, 5 2 0 9 एंड 3 6 0 माइनस 1। तो x प्लस वाई का मान दिया, x माइनस वाई का मान दिया, कह रहा है कि हमें x और y का मान बताना है। हमें क्या बताना है इसमें, x और y क्वेश्चन मार्क। चलिए ठीक है, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों समीकरण को, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1 और इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़िए जरा, तो आप ऐसे लिख सकते हो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो जब हम जोड़ेंगे तो LHS के साथ जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई। ये पहले वाले के LHS, ये दूसरे वाले का LHS जुड़ गया, इक्वल टू पहले वाले का RHS 5209 और दूसरे वाले का RHS 360 माइनस 1। अब देखिए ये जुड़ा है तो यहाँ पे देखिए प्लस माइनस वाई है, तो वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू, यानी x प्लस एक्स 2x हो जाएगा 2x। और ये देखिए इन दोनों को जोड़ना है तो आपस में सारे तत्व जुड़ जाएंगे। अभी मैंने बताया कि वो कैसा होता है, तो 5 प्लस 3 हो जाएगा 8, 2 प्लस 6 हो जाएगा 8, 0 प्लस 0 दैट इज 0, 9 माइनस 1, इन दोनों को जोड़ना है तो ये हो जाएगा -1 है, तो ये घट जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, x का मान हमें बताना है, तो यहाँ से x निकल के आ रहा है, ये देखिए 2 यहाँ पे गुणा में है तो इधर भाग में जाएगा, सब में भाग चला जाएगा, 4 4 0 4, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो हमें एक मान निकला है x। इसी तरह आप इसको क्या क्या कीजिए, हमने ऐड किया है तो y से y कट गया है, अब घटा देंगे तो x से x कट जाएगा। ठीक है, तो हमें y निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो जब हम दोनों को घटाएंगे तो y निकल के आएगा, तो आप कीजिए और y कितना आ रहा है वो बता दीजिए। तो अगर आप इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे तो x x कट जाएगा, y 2y हो जाएगा और ये घट जाएगा, तो ये आएगा 2y इक्वल टू, इसमें से उसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 8, सॉरी 5 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 2, 2 में से 6 जाएगा तो -4, 0 में से 0, 9 में से 10 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 से डिवाइड कर देंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा, सब में डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 -2 0 5। ठीक है, तो ये y का मान निकल के आएगा, x का मान निकल के जो आया था और ये y का, ये भी इस क्वेश्चन का दूसरा आंसर है, x और y। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है। अब और एग्जाम्पल और एक्सरसाइज का आप क्वेश्चन कीजिएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं अवयवों का गुणा, बहुत इंपॉर्टेंट है अवयवों का गुणा।
सो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो मान लीजिए कोई एक ये अवयव दिया हुआ है 2 3 4 1, उसी तरह बी भी एक अवयव दिया हुआ है 1 2 2 1, ठीक है। या थोड़ा मैं इसको और सिंपल लिख दूँ ताकि करने में इजी हो जाए, 0, ठीक है। तो अब आपसे पूछा है ए बी का मान बताइए, मतलब ए का बी के साथ गुणा किए, ए डॉट बी बोल लो, ए क्रॉस बी बोल लो, ए के साथ ए का बी के साथ गुणा करना, ठीक है। तो हमें ए बी बताना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको तो अवयव बोलेंगे, ये पहला अवयव ये दूसरा अवयव, इन दोनों को गुणा कर देंगे तो अवयव का गुणन हो गया, और अवयव का गुणा करके हमें बताना है। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले ए को बी के साथ लिख देते हैं 2 3 4 1, उसी तरह इसको लिख देते हैं 1 2 0 1, ठीक है। इन दोनों का गुणा करना है। अब देखिए अवयव का हम गुणा किस तरीके से करते हैं, हम सारे अवयव को आपस में इस तरीके से गुणा करते हैं कि ये जो है ये इसके साथ गुणा होगा, ठीक है। तो पहले गुणा कीजिए इसको इसके साथ, तो हम लिखेंगे इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, यानी 2 का 1 में, ये जो इस तरीके से है और ये जो मान लीजिए इस तरीके से है, तो इस एरो को इस पे उठा के रख दीजिए। तो 2 का हम किसके साथ, इसके साथ गुणा करेंगे, तो 2 × 1 प्लस 3 का 0 के साथ, 3 × 0, ये हो गया पहला। हमने इसको उठा के इस पे रख दिया, यानी 2 का 1 से गुणा किया और 3 का 0 से इन दोनों को जोड़ दिया। अब क्या करेंगे, अब इसका इसके साथ करेंगे, यानी 2 का 2 में करेंगे और 3 का 1 में, तो 2 का 2 में और 3 का 1 में, ठीक है। मैंने क्या किया, पहले वाले को इसको ऐसे रख दिया। अब मान लीजिए ये एरो यहाँ पे है, तो इस वाले एरो को उठा के यहाँ पे रख दिया, तो 2 का 2 में और 3 का 1 में। उसी तरह इसका करेंगे, तो इसका गुणा पहले इसके साथ करेंगे, तो 4 का 1 में फिर 1 का 0 में, ऐसे ऐसे समझिए, इसको उठा के ऐसे रख रहे हैं, तो 4 का 1 में और 1 का 0 में, तो 4 × 1 प्लस 1 × 0। उसी तरह इसको उठा के हम यहाँ पे रखेंगे, तो 4 का 2 में और 1 का 1 में, तो उसको थोड़ा सिंपल कर लीजिएगा, क्या आएगा, तो ये 2 एकम 2 और 3 से जुड़ा 0 हो गया, ये 0 हो जाएगा, तो ये टोटल 2 आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 + 0 2 हो जाएगा। उसी तरह 2 दूना 4 और 3 1 कम 3, तो 4 3 7, तो ये 4 और प्लस 0, तो 4, ये हो जाएगा 8 + 1 9, ठीक है। तो ये ए बी का मान निकल के आएगा इस हमारे क्वेश्चन के लिए। तो हमें ए पता था, बी पता था और ए बी निकालना था, तो हमने गुणा करा, तो ये गुणा होके आंसर आया, ठीक है। ओके, एक और गुणा कीजिएगा, उसके बाद मैं गुणा के बारे में और थोड़ा बताता हूँ कि कब गुणा संभव है, कब गुणा संभव नहीं है, और गुणा होता है तो क्या आता है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुविकल्पी आता है एग्जाम में। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन है, ए दिया हुआ है 6 9 2 3 और बी दिया हुआ है 2 6 0 7 9 8, ठीक है। और हमें बताना है ए बी। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ए को लिख लेना है 6 9 2 3, उसी तरह हमें फिर बी को भी इसके साथ, क्योंकि ए का बी के साथ गुणा करना है तो बी को भी लिखना पड़ेगा 2 6 0 देन 7 9 8, इसका हमें गुणा करना है। तो गुणा करने के लिए अभी मैंने बताया हम क्या करेंगे, इसको ऐसे तीर मानिए,
इसको ऐसे तीर मानिए, इस तीर को इसके ऊपर रख दीजिए। तो जब इस तीर को इसके ऊपर रखेंगे तो 6 जाएगा 2 के ऊपर, 9 जाएगा 7 के ऊपर, तो यानी 6 का मल्टीप्लाई होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ किसी स्टेप को, 6 का मल्टीप्लाई होगा 2 से, 9 का होगा 7 से, इन दोनों जोड़ जाएंगे आपस में, ठीक है। उसी तरह मैं इसको थोड़ा छोटा लिखता हूँ क्योंकि मुझे स्पेस ज़्यादा चाहिए होगा यहाँ पे। तो 6 इंटू 2 मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता हूँ, 6 इंटू 2 हो जाएगा 12, 9 इंटू 7 हो जाएगा 63। उसी तरह इसका फिर इसके साथ करेंगे, यहाँ पे भी एक तीर मान लो, यहाँ पे भी एक तीर, इस तीर को इसके ऊपर, तो 6 का 6 में होगा 36 और 9 का 9 से होगा 81। उसी तरह इसका 6 से 0 में हो जाएगा तो हो जाएगा 0 और 9 का 8 से होगा तो हो जाएगा 72, ठीक है। अब देखिए इसका हो गया, अब इसका इसके साथ करते हैं, तो 2 का 2 के साथ हो जाएगा। अब यहाँ पे एक तीर मान लीजिए और इसको इसके ऊपर रख देते हैं, तो हो जाएगा 2 इंटू यानी 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 और 3 इंटू 7 21, इसका 2 इंटू 6 12 प्लस 3 इंटू 9 27, 2 इंटू 0 0 एंड 3 इंटू 8 24। इन सबको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, तो हमारा ए बी का मान निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 + 2 5 7 75, ये हो जाएगा 7 एंड 117, ये हो जाएगा 72, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 9 एंड 39 एंड ये हो जाएगा 24। तो ये हमारे लिए आंसर है, ठीक है। 75 117 ये 75 75 117 72 25 39 24। आप आंसर मैच कीजिएगा, ए दिया है बी दिया है, हमने मल्टीप्लाई किया, कोई भी डाउट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। किसी तरह का डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं इन सबका रिप्लाई करूंगा, ठीक है। चलिए अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। मल्टीप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप आज से लेकर जब तक पढ़ाई करोगे मैथ में, मैथ जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे ही आपको इस तरह के मल्टीप्लिकेशन की जरूरत पड़ेगी, तो क्लियर होना चाहिए। एक और क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ। या यहाँ पे देखिए जो मैंने मैट्रिक्स दिया था, वो पहला वाला जो ए मैट्रिक्स था वो था 2 क्रॉस 2 का, ठीक है। जो दूसरा मैट्रिक्स था वो था 2 क्रॉस 3 का, ठीक है। इसमें 2 रो थे और 3 कॉलम थे। जब हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया था, आपने अगर ध्यान दिया होगा तो आंसर आया होगा 2 क्रॉस 3 में, ठीक है, क्योंकि 2 रो आए थे। जैसे ए क्या था, जो मैंने अभी क्वेश्चन दिया था उसमें ए क्या था, ए था 6 9 2 3 और बी क्या था, बी था 2 6 0 7 9 8। तो ये 2 क्रॉस 2 का है और ये 2 क्रॉस 3 का है। जो आंसर हमें निकल के आया था वो क्या निकल के आया था, मैं आंसर भी लिख देता हूँ। तो आंसर जो आया था वो आया था 75 117 72 25 39 एंड 24, यही तो आंसर निकल के आया था हमारा, ठीक है। तो देखिए ये मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का है, 2 रो है 2 कॉलम है। ये मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 का है, तो ये जो मैट्रिक्स निकल के आया है ये भी 2 क्रॉस 3 का निकल के आया। तो मैं आपको ध्यान से आप देखिए, तो जो ये है ना दूसरा वाला, ये दूसरा वाला इसके पहले वाले से गायब हो गया मान लीजिए, और जो मैट्रिक्स निकल गया 2 क्रॉस 3 का। तो आव्यूह का गुणा तभी संभव होता है, ये 2 क्रॉस 3 का था और बी मान लीजिए कहीं दिया और 3 क्रॉस 5 का, और पूछे ए बी संभव है, तो ये ए बी संभव है। क्यों संभव है, क्योंकि देखिए जो इसका कॉलम है इसके रो के बराबर होना चाहिए। इसमें कितने कॉलम है, इसी को तो रो क्रॉस कॉलम बोलते हैं। तो इसमें कितने स्तंभ है या कितने कॉलम है, 3, और इसमें कितने रो हैं, 3। तो ये रो और कॉलम बराबर होना चाहिए, तभी गुणा संभव होगा। और आंसर जो निकल के आएगा, मान लीजिए वो आंसर सी निकल के आता है कोई मैट्रिक्स,
तो सी की भी हम कोटि बता सकते हैं बिना अवयव को हल किए, 2x5। यानी ये 3 से एक, मान लीजिए 3 से 3 कट गया, कटता नहीं है बट मान लीजिए 3 से 3 कट गया तो आपके पास क्या बचा, 2x5। तो ये आंसर निकल के आएगा। और अवयव का गुणा संभव होने के लिए ये जरूरी है कि ये लास्ट वाला और इसका पहला दोनों बराबर हो, तभी अवयव का गुणा संभव है। इसको मैं एक और क्वेश्चन से अभी आपको बताता हूँ। तो यही बताने के लिए मैंने ये दोबारा से लिखा था। एक और क्वेश्चन है, मान लीजिए सब ये एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन है। ए दिया हुआ है 1 - 2 3 -4 2 and 5 एंड आपको बी दिया हुआ है 2 3 4 5 2 1। हमसे आप पूछा है ए बी और बी ए बी पूछा है, ठीक है। तो हमसे कह रहा है कि ए बी भी बताओ और बी ए भी बताओ, दोनों बताना है, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाएगा करते वक्त, मतलब हमें बार बार मिटाना पड़ेगा, कोई बात नहीं। चलिए हम ए बी निकालना है। अच्छा पहले ही मैं बता दूं, ये देखिए इसमें कितने रो हैं, 2। कितने कॉलम हैं, 3। इसमें कितने रो हैं, 3। और कितने कॉलम है, 2। अब ध्यान से देखिए, तो इसका लास्ट इसका पहला बराबर है बराबर। तो ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, तो आंसर जो निकल के आएगा वो कितने क्रॉस कितने का आएगा, 2 क्रॉस 2 का आएगा। यानी ए बी का मान कितना आएगा, पहले ए लिखेंगे ना, तो पहले ए बाद में बी, तो 3 से 3 कटेगा तो 2 क्रॉस 2 के बराबर आएगा, ठीक है। और इसका उल्टा करेंगे, अगर मान लीजिए हम बी को पहले लिख लेते हैं यानी 3 क्रॉस 2 और ए को बाद में यानी 2 क्रॉस 3, तो ये देखिए 2 2 लास्ट इसका फर्स्ट बराबर, ये कट जाएगा और अभी जो आंसर निकल के आएगा वो 3 क्रॉस 3 में आएगा, ठीक है। इसका मतलब ए बी का मान 2 क्रॉस 2 में आएगा और बी ए का मान 3 क्रॉस 3 में। इसका मतलब ए बी बी ए के बराबर नहीं होगा, तभी तो ऐसा होगा, क्योंकि ए बी बी ए के बराबर होता अगर तो दोनों की कोटि समान आनी चाहिए, लेकिन कोटि समान नहीं आने वाली है, ठीक है। अच्छा चलिए मैं करके आपको और एक 2 स्टेप आगे कर देंगे तो हमें और समझ में आएगा डिटेल में। तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि ए बी बी ए के बराबर हो ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना कि 2 में 3 से गुणा करो या 3 में 2 से गुणा करो, ये दोनों बराबर है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर 2 अवयवों का गुणा करा जाए, ए में बी का और बी में ए का, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा बराबर आए। तो आप ऐसा बोल सकते हो, जरूरी नहीं है। कब जरूरी नहीं है, जब ए और बी एक अवयव हो, तो ए बी इक्वल टू बी ए ऐसा होना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। चलिए हम इसको करके देखते हैं। तो ए बी, तो हम सबसे पहले ए लिखेंगे 1 - 2 3 -4 2 5। अब आपको थोड़ा गुणा करने आ गया होगा तो हम फास्ट भी करेंगे, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए देखिए इसको इस तरह 2 रो बना लीजिए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 1 का 2 के साथ होगा 2, 2 का -2 का 4 के साथ होगा, तो हो जाएगा -8, 4 दूना 8 -8, 2 3 6, ये पूरा 1 हो गया। इसी तरह इसका इसके साथ करेंगे, इस यहाँ पे भी एक रो मान लीजिए, तो इसको यहाँ पे 1 का 3 से, -2 का 5 से, 3 का 1 से, तो 1 का 3 हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -10, ये हो जाएगा 3। उसी तरह इसका अब हम करेंगे, तो -4 का 2 से हो जाएगा -8, 2 का 4 से हो जाएगा 8, 5 का 2 से हो जाएगा 10। उसी तरह इसका इसके करेंगे, तो ये हो जाएगा -12 + 10 और ये +5, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसका
इस वाले और एरो के साथ इस वाले एरो के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये एक स्टेप और आगे हम लिख लेते हैं और ये फाइनल आंसर होगा ए बी का कितना हो जाएगा, ये टोटल 0, क्योंकि प्लस प्लस में ऐड हो जाएगा, माइनस घट के 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा -4, 3 3 6 और 10 में से जाएगा तो माइनस का चिन्ह के साथ 4। यहाँ पे देखिए 8 से 8 खत्म और ये 10 बच जाएगा, और यहाँ पे ये प्लस में तो 15 में से 12 जाएगा तो 3 आ जाएगा। तो ये ए बी का मान निकल गया। तो इस ए बी का मान हम यहाँ पे रख लेते हैं, कहीं पे लिख लेते हैं। ए बी का जो मान निकल के आया है वो है 0 -4 10 3। अब हमें बी ए निकालना है, क्योंकि हमसे ए बी और बी ए दोनों पूछा था। ए बी का मान निकल गया, चलिए बी ए का मान निकालते हैं। तो हमसे बी ए पूछा है, तो बी ए निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले बी को लिख देंगे 2 3 4 5 2 1, और फिर ए को लिख देंगे 1 -2 3 -4 2 5। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और देखिए कितना आ रहा है। तो इसका क्या करेंगे, इसको ऐसे तीर बनाओ, इसको यहाँ पे एक तीर बनाओ, एक यहाँ पे तीर बनाओ, एक यहाँ पे तीर बनाओ, बारी बारी से सारे तीर को एक दूसरे के ऊपर पटकते जाओ। इस वाले तीर को इसके ऊपर 2 × 1 2 और 3 × 4 -12, यानी 2 -12। इसको इसके ऊपर जब रखेंगे इस तीर को, तो 2 से 1 में गुणा होगा 2 और 3 4 3 12 -12। उसी तरह इसमें करेंगे तो 2 दूना 4 -4 और 3 दूना 6। इसको इसके ऊपर करेंगे तो 2 से 3 6 और 3 5 15। इसको इसके साथ अब दूसरे वाला, ये पहला वाला हो गया, फिर दूसरा वाला और फिर तीसरा वाला, लाइन से सबके लिए करना है। तो ये हो जाएगा 4 -20 एंड -8 10, देन इसके साथ हो जाएगा 12 एंड 25। एक और अभी हमें करना है, तो मुझे स्पेस नहीं है, चलिए यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो हो जाएगा 2 + -4, दूसरा को मैं करूँगा इसके साथ हो जाएगा -4 और +2। उसी तरह इसका इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा 6 + 5, 6 + 5। ओके, ठीक है। तो मैं इसको और जरा सिंप्लीफाई और यहाँ पे लिख देता हूँ। तो जो हमें बी ए निकल के आ रहा है फाइनली, वो कुछ इस तरह से आ रहा है। ये हो जाएगा -10, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा -16, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 37। यहाँ पे आएगा -2 -2 एंड 11। तो बी ए की वैल्यू निकाल के देखिए कितने का, -10 2 21 -16 2 37 -2 -2 11। ठीक है, अब ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, ए बी बी ए के बराबर नहीं है। ए बी बिल्कुल अलग है और बी ए बिल्कुल अलग है। ए बी 2 × 2 का आया था, जैसे मैं आपको बताया था 2 × 2 का आएगा, और बी ए जो है वो 3 × 3 का आया है। तो ए बी बी ए के बराबर नहीं है। तो हमें एक चीज यहाँ से समझ में आता है, वो क्या, तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, हमेशा सही नहीं होगा, हमेशा संभव नहीं है कि ए बी बराबर बी ए हो, क्योंकि ए और बी आव्यूह हैं।
तो ये ए बी बराबर बी ए हमेशा संभव नहीं है। यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन के थ्रू हमें अभी देखा है कि ए बी का मान जो निकल के आ रहा है वो इस तरह आ रहा है, बी ए का मान जो निकल के आ रहा है वो 3x3, ए बी का मान जो आ रहा था 2x2। इसके मतलब ए बी बी ए के बराबर हो ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है। ओके, ठीक है। अब हम जरा देखते हैं, तो हमें इसका एक गुण समझ में आ गया। क्या अवयव के गुणा का एक गुण समझ में ये आया कि ए बी बी ए के हमेशा बराबर नहीं होगा, ये एक इसका गुण है। यानी देखा जाए तो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं कर रहा है। तो अगर अवयव के गुणों का गुणधर्म देखें, जैसे मान लीजिए हेडिंग है अवयव के गुणा का गुणधर्म, यानी प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अवयव के गुणा का गुणधर्म या गुणन का गुणधर्म। तो पहला आप बोल सकते हो क्या कि क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ऑलवेज बोल सकते हो या समटाइम। ठीक है, चलिए ए बी बी ए के बराबर नहीं होगा। दूसरा है साहचर्य नियम। तो साहचर्य नियम क्या था? तो तीन अवयव पे था, ए बी का गुणा हो रहा है और सी का गुणा हो रहा है, तो हम चाहें तो बी सी का गुणा करके फिर ए का गुणा कर सकते हैं, ये संभव है। इसमें देखिए हमने ऑर्डर नहीं बदला है, ए है पहले, फिर बी है, फिर सी है, तो हम ए बी का गुणा करेंगे तो जो भी ऑर्डर आएगा सी के साथ गुणा हो जाएगा। उसी तरह ए का जब भी हम गुणा करेंगे बी के गुणा के साथ, ऑर्डर नहीं बदलेंगे। ऐसा नहीं है कि बी ए सी कर देंगे, ऐसा नहीं। हम क्या किए कि पहले इन दोनों के गुणा कर रहे हैं तो उसके बजाय पहले इन दोनों का गुणा कर लेंगे बस। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमने बी ए को ए बी लिख दिया, इस तरह नहीं किया है। इस तरह नहीं किया है, हमने क्या किया है, जैसा लिखा है ए बी सी उसी तरह ए बी सी, बस इन दोनों को पहले कर लेंगे, इसमें इन दोनों को पहले कर लेंगे। तो यह साहचर्य नियम का पालन करता है। ठीक है, तीसरा है वितरण नियम। ओके, अब जरा देखिए वितरण नियम क्या होता है। तो वितरण नियम में दो चीजें हैं। अगर आपको a प्लस बी ऐसा c लिखा हो तो आप चाहे तो c का देखो बी ए और b को जोड़ के और c के साथ गुणा कर दो, या इस a को c के साथ गुणा कर लो प्लस b का c के साथ गुणा कर लो, ये दोनों का मान बराबर आता है। ठीक है, इसमें क्या है, देखिए इसमें ऑर्डर कुछ नहीं बदल रहा है। a प्लस बी लिखा है तो जो मान लो ये 2x2 का, ये 2x2 का, वो इन दोनों को जोड़ लेंगे, फिर गुणा करेंगे, तो ये जोड़ेंगे तब भी 2x2 का ही बनेगा, गुणा करेंगे तो ये जो भी 8 भी होगा उसका गुणा तो संभव ही होगा, क्योंकि ये पहले से बता रहा है। उसी तरह हमने क्या किया, जब संभव है तो इसका हमने पहले कर लिया, फिर इसके बाद में हम दोनों को जोड़ दिया। ये इस नियम का पालन करता है। एक और है, अगर मान लीजिए ऐसा लिखा हो ए बी प्लस सी, तो हम इसको चाहें तो ए का बी के साथ गुणा कर सकते हैं, प्लस ए का सी के साथ गुणा कर सकते हैं। ये दोनों संभव है अवयव में। वितरण नियम क्या कहता है कि दो अवयवों को जोड़ के अगर तीसरे से गुणा कर रहे हूं तो हम चाहें तो इसको इसके साथ गुणा कर ले, इसको इसके साथ गुणा करके दोनों को जोड़ ले। या उसी तरह ए, उसी का नेक्स्ट पार्ट है, ए का किसी दो अवयव का योग के साथ गुणा हो रहा है, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं।
ठीक है, बस उसी को एक उल्टा लिखा हुआ है ऐसा समझ। ठीक है, यह है वितरण नियम। इसका गुणा का तत्समक अस्तित्व। तत्समक का मतलब क्या होता है कि अवयव बदले नहीं, उसको तत्समक बोलते हैं। जैसे योग का तत्समक क्या था, 0 था, शून्य अवयव था, तो इसको बोल सकते हैं गुणे का तत्समक। गुणे का तत्समक। तो गुणे का तत्समक क्या होता है, तत्समक मतलब बदलना चाहिए। योग का तत्समक क्या था, उसमें 0 जोड़ने पे कितना आ जाना चाहिए, ए ही आ जाना चाहिए, ये योग का तत्समक था। गुणा का तत्समक क्या, 0 से तो गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आई होगा। इसका गुणा करेंगे तो हम आई ए ही आएगा। क्यों, क्योंकि आई मतलब होता है एक। मैं बोला था आई को इकाई बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। किसी से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिस तरह 2 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 ही आएगा। उसी तरह ये एक अवयव की दुनिया में एक को हम आई बोलते हैं, तो आई को जब हम ए से गुणा करेंगे तो उतना ही आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया एक तरह से, कि किसी भी अवयव में हम आई से गुणा कर दें। जैसे मान लो कैसे कुछ 3a लिखा हो, उसमें आई से गुणा करें तो ये 3a ही आएगा। क्यों, क्योंकि आई जो है वो 1 के बराबर है, तो 1 से इसमें गुणा कर रहे हैं एक तरह से, तो 1 से गुणा करेंगे तो वही आएगा। ठीक है, तो गुणा का तत्समक ये समझ में आए, तो गुणे के तत्समक का पालन करता है। और ए का गुणात्मक तत्समक क्या होता है, आई होता है। ए का गुणात्मक तत्समक आई होता है। उसी तरह ए का योगात्मक तत्समक 0 होता है। ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है कि ए का योगात्मक तत्समक क्या होता है, तो 0 होता है, क्योंकि योग करेंगे तो वही बना रहेगा 0 का। उसी तरह गुणात्मक तो आई होता है, क्योंकि गुणा करेंगे तो वही रहेगा, क्योंकि वही रहना चाहिए, तभी हम जाके तत्समक बताएं। तत्समक मतलब ही होता है इकाई वही मान रहना चाहिए। ठीक है, तो आप इसके बेस पे जितने सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं 3.2 में, एक्सरसाइज 3.2 सारे क्वेश्चन कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन में आपको सत्यापित करने के लिए कहेगा कि हमें सत्यापित कीजिए। जैसे मान लीजिए कुछ क्वेश्चन में आपको कुछ इस तरीके से दिया है, ए का मान दिया हुआ है, बी का मान दिया है, सी का मान दिया, और कह रहा है आप सिद्ध कीजिए कि ए बी सी ये दोनों आपस में बराबर होता है। हमें सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, ए का मान दिया है, बी का मान दिया है, तो ए बी का गुणा कर लेंगे और उसका सी के साथ गुणा कर लेंगे। उसी तरह ए बी सी तीनों का मान दिया है, तो बी सी का गुणा कर लेंगे और फिर ए से गुणा कर लेंगे, और ये दोनों तरफ हम दिखा देंगे बराबर आ गया, सिद्ध हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन दिए हैं। तो अब आप इस लायक हो गए हो कि आप एक्सरसाइज 3.2 कर लो। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.2 आप कंप्लीट कर सकते हो पूरा। फिर हम एक क्वेश्चन अगर 3.2 का ही अगर मैं क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसको जोड़ना है किसके साथ, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स से, और कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स से। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस ऐसे ही ले लिया। तो इसको जोड़ना है, तो पहले को इसके साथ जोड़ेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना आएगा, 1 आएगा। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना आएगा, 1 आएगा। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 आएगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 आएगा। तो इसका मान ये आएगा। ठीक है, ये आई के बराबर है, राइट? नहीं, आई के बराबर नहीं है, ये आई थोड़ी होता है। आई क्या होता है, आई होता है 1001, ये आई होता है, ये आई नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो है वही आंसर है। तो आप 3.2 पूरा प्रश्नावली जो है 3.2 आप पूरा कंप्लीट कर सकते हो। 3.1 मैंने करा ही दिया था, और ये 3.2। अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं। तो परिवर्त अवयव क्या होता है कि यदि हम किसी अवयव को, अवयव में जो स्तंभ है और पंक्ति है, किसी अवयव में स्तंभ और पंक्ति को आपस में अदला बदली कर दें तो उसको हम परिवर्त अवयव कहते हैं। जैसे तो आप ऐसे लिख सकते हो क्या कि किसी m क्रॉस n कोटि के अवयव में स्तंभ तथा पंक्ति के आपस में परिवर्तन से प्राप्त अवयव को परिवर्त अवयव कहते हैं।
ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कोई ऐसा अवयव ए दिया हुआ है, ए एक अवयव है जिसमें आपको तत्व दिया है ए बी सी डी, ठीक है। अगर हम इसका आवर्त, इसमें ये कौन सा है, ये पहला रो है और ये दूसरा रो है, ये पहला रो है ये दूसरा रो है। तो मैं कुछ इस तरीके से कर लिया, ठीक है। अगर मैं इसके रो और कॉलम को बदल दूं, ये जो पहला रो है वो पहला कॉलम बना दूं और दूसरा रो के दूसरा कॉलम बना दूं, तो जो भी आव्यूह प्राप्त होगा उसी को हम परिवर्त आव्यूह कहते हैं। जैसे हम कैसे करने की बातें कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए ए बी इस तरीके से लिखा हुआ है, क्या है, रो है, ए बी, ए के बाद बी इस तरीके से लिखा हुआ है, रो है। इसको ऐसे लिख दे, ए के बाद बी नीचे लिख दे, ठीक है। ऐसा समझिए कि यहाँ पे इसको तीर बनाया और तीर को पकड़ के नीचे कर दिया, ठीक है। उसी तरह ये दूसरा रो लिखा था तो हम दूसरा कॉलम में लिखेंगे सी डी, सी के बाद डी लिखा था, सी के नीचे डी लिखेंगे। इसी को हम बोलते हैं परिवर्त आव्यूह, उसका नाम होता है ए ट्रांसपोज, या इसको हम बोल लेते हैं ए डैश, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, किसी आव्यूह में स्तंभ तथा पंक्ति के परस्पर अदला बदली से प्राप्त आव्यूह को परिवर्त आव्यूह कहते हैं। तो आप लिख सकते हो, किसी आव्यूह में स्तंभ तथा पंक्ति के परस्पर अदला बदली या विनिमय परस्पर अदला बदली से प्राप्त आव्यूह को परिवर्त आव्यूह कहते हैं। ठीक है। तो किसी आव्यूह में स्तंभ तथा पंक्ति के परस्पर अदला बदली से प्राप्त आव्यूह को परिवर्त आव्यूह कहते हैं। तो इसमें जब ए कोई आव्यूह था वो इस तरीके से था, मैंने क्या किया, ये जो पहला रो है उसको पहला कॉलम बना दिया, ए बी जो था उसको मैंने ए बी इस तरह लिखते, सी डी इस तरह लिखा था तो मैंने सी डी को इस तरह लिख दिया, तो ये एक परिवर्त आव्यूह है, ठीक है। उसी तरह जैसे मान लीजिए कोई ऐसा ए आव्यूह दिया होता आपको 2 3 5 7 8 9, इसका हमें परिवर्त आव्यूह निकालना है। तो परिवर्त आव्यूह को हम क्या बोलेंगे, ए का ट्रांसपोज, ए का परिवर्त आव्यूह ए का ट्रांसपोज बोलते हैं, और इसका हम परस्पर अदला बदली कर देंगे। तो अदला बदली करेंगे तो ये 2 3 5 जो इस तरीके से लिखा था अब इस तरीके से लिखेंगे 2 3 5। उसी तरह 7 8 9 जो इस तरीके से लिखा था अब हम इस तरीके से लिखेंगे, तो हो जाएगा 7 8 9। ये इसका परिवर्त आव्यूह है। इसमें देखिए 2 क्रॉस 3 था, 2 रो और 3 कॉलम, इसमें 3 क्रॉस 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका कॉलम रो बन गया, रो कॉलम बन गया, तो ये देखिए 3 क्रॉस 2। ओके, तो ये होता है परिवर्त आव्यूह, ठीक है। अब देखिए परिवर्त आव्यूह का कुछ गुण होता है, क्या, अगर मान लीजिए इस परिवर्त आव्यूह का दोबारा परिवर्त निकाल दिए, मतलब इस ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज कर दिया, ठीक है, करके देखिए, ये ट्रांसपोज था उसका हमने दोबारा ट्रांसपोज कर दिया, तो क्या निकल के आएगा, दोबारा ट्रांसपोज करने का मतलब कि ये जो इस तरीके से रो लिखा है उस तरह कॉलम में लिख दो, मतलब इसको ऐसे लिख दो, या ये कॉलम है इसको रो बना दो, तो ये हो जाएगा 2 3 5, ये कॉलम में लिखा है इसको रो बना देंगे, और उसी तरह 7 8 9, तो इस तरह हो जाएगा 7 8 9। ये दोबारा से एक ए आव्यूह बन गया, ठीक है, दोबारा से ए आव्यूह बन गया, मतलब ऐसा समझिए कि इसको उल्टा किए और फिर से उल्टा कर दिए, तो उल्टा को दोबारा उल्टा करोगे तो फिर से सीधा हो जाएगा, तो ये फिर से ए के बराबर आ गया। तो अब हम पढ़ सकते हैं क्या, परिवर्त आव्यूह के गुण।
तो परिवर्त आव्यूह के गुण या गुणधर्म बोल देते हैं। तो परिवर्त आव्यूह के गुण क्या होते हैं? पहला है, अभी हमने देखा ए ट्रांसपोज का, या डैश भी बोलते हैं, ए ट्रांसपोज का अगर फिर से ट्रांसपोज ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? वही आव्यूह दोबारा बन के आ जाएगा। ये पहला गुण है, ठीक है। और दूसरा है कि किसी जो इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं उसमें के से गुणा कर लें या कि ए से गुणा करके ट्रांसपोज ले लें, बात एक ही है, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या मतलब हुआ? कि कोई ए का ट्रांसपोज ले लो, इसको टी बोल देते हैं, चलो डैश भी बोलते हैं, तो इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं और उसमें के से गुणा कर रहे हैं, या के से गुणा पहले कर ले फिर ट्रांसपोज ले ले, बात एक ही है। के मतलब कोई संख्या है, 5 से ए में गुणा हो रहा हो तो 5 ए का ट्रांसपोज, जैसे ए का ट्रांसपोज लो और उसमें मान लो 5 से गुणा करो, या ये बराबर है 5 ए में 5 से गुणा कर लो, उसके बाद ट्रांसपोज ले लो, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो ये दूसरा गुण है। तीसरा गुण होता है ए प्लस बी का ट्रांसपोज ले रहे हैं, या ए का ट्रांसपोज ले लो, बी का ट्रांसपोज को जोड़ देंगे तो दोनों का मान बराबर आएगा। कोई ए एक आव्यूह है, बी एक आव्यूह है, दोनों को जोड़ के और इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं, या ए के ट्रांसपोज यानी ए का परिवर्त आव्यूह निकाल के फिर बी के परिवर्त आव्यूह, फिर दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों का मान बराबर आता है। और चौथा गुण है, ये सबसे ज्यादा यूजफुल है, ए बी का ट्रांसपोज ले या बी का ट्रांसपोज और फिर ए का ट्रांसपोज बराबर होता है। समझ में आ रहा है इसका मतलब? कि कोई ए एक आव्यूह है, बी एक आव्यूह, इन दोनों का गुणा करके फिर उसका ट्रांसपोज ले, या पहले दूसरे वाले का बी का ट्रांसपोज लें और फिर ए का ट्रांसपोज लें, इन दोनों का गुणा करें तो बराबर आता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है ए का ट्रांसपोज और बी के ट्रांसपोज ये बराबर नहीं होगा, ये बराबर होता है, ठीक है। इसको प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक आव्यूह लेके आप इसको वेरीफाई कर सकते हो कि ए एक आव्यूह ले लो, बी एक आव्यूह ले लो, दोनों का गुणा करके ट्रांसपोज ले लो, और फिर बी का ट्रांसपोज लेके ए का ट्रांसपोज लेके दोनों को गुणा कर लो, दोनों बराबर आएगा। उसी तरह ए के ट्रांसपोज और बी के ट्रांसपोज का जब गुणा करोगे दोनों बराबर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये 4 गुण है परिवर्त आव्यूह के। इन चारों में से ये तो चलिए आपको समझ में आ जाएगा सीधे सीधे, इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये भी बहुत सिंपल है। ये वाला है जो आपको याद रखना है, तो ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या ए बी का गुणा करके ट्रांसपोज लो या बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज करो, दोनों बराबर आते हैं, ठीक है। चलिए, तो इससे इस पे आप क्वेश्चन करके इन सारे को सत्यापित कर सकते हैं। अब हम देखते हैं सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह क्या होता है। सममित आव्यूह, सममित आव्यूह का मतलब होता है, एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की तरह मान लीजिए, सममित आव्यूह का मतलब होता है किसी ए के ट्रांसपोज लो और ए के बराबर ही आ जाए, उसको हम बोलते हैं सममित आव्यूह, ठीक है। और विषम सममित आव्यूह क्या होता है? विषम सममित होता है जब किसी का ट्रांसपोज ले और वो माइनस ए के बराबर आ जाए, ठीक है। जब ए कोई आव्यूह होता है तो उसको, उसमें हम सममित और विषम सममित बताते हैं। तो जब ए का ट्रांसपोज ले ए के बराबर आ जाए तो उसको हम बोलते हैं सममित आव्यूह, और ए का ट्रांसपोज ले माइनस ए के बराबर आ जाए तो उसको हम बोलते हैं विषम सममित आव्यूह, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, हम इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ए एक ऐसा मैट्रिक्स है 1 2 3 2
5 7 3 7 एंड 2। ये एक ऐसा आव्यूह है, ठीक है। तो ये एक ऐसा आव्यूह दिया है, इसका हम ट्रांसपोज जरा निकालिएगा एक बार। तो इसका अगर हम ट्रांसपोज निकालें तो क्या होगा, इसका अगर हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो रो को कॉलम करेंगे, कॉलम को रो, यानी ये पहला जो रो है वो पहला कॉलम बनेगा, ऐसा समझिए। ये वाला ऐसे, ये वाला ऐसे, ये वाला ऐसे, यानी ये जो पहला, ऐसा समझिए, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है, ऐसे था। ये तीनों अब सीधा हो जाएंगे, इस तरीके से हो जाएंगे, ठीक है। अब ये तीनों हो जाएंगे 1 2 3 2 5 7 3 7 2। ये देखिए ये तीर अब ऐसे हो गया, ठीक है। ये जो तीनों तीर इस तरह से था, इसको हमने ऐसे घुमा दिया तो ये हो जाए, ये हो गया ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज। अब जरा ध्यान से देखिएगा, जब हमने ट्रांसपोज लिया है और ए और इसका ट्रांसपोज दोनों बराबर है, ध्यान से देखिए ए और ए ट्रांसपोज दोनों बराबर आ गया, यानी ए बराबर ए ट्रांसपोज आ गया। इसका मतलब ये कैसा आव्यूह था, ए एक कैसा आव्यूह है। अतः यहाँ पे लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, चूंकि ए ट्रांसपोज बराबर ए, अतः ए एक सममित आव्यूह है। सममित आव्यूह का मतलब क्या हुआ कि किसी आव्यूह का ट्रांसपोज उसी आव्यूह के बराबर आ जाए तो उसको बोलते हैं हम सममित आव्यूह, ठीक है। उसी तरह होता है विषम सममित आव्यूह, जब किसी आव्यूह का ट्रांसपोज ले और माइनस ए के बराबर आ जाए तो उसको हम बोलते हैं विषम सममित आव्यूह, ठीक है। अच्छा, तो अब हमें सममित और विषम सममित समझ में आ गया। एक चीज और आपको जो इन सममित और विषम सममित से समझ में आती है वो क्या है, इनके डेफिनेशन से जो हमें एक चीज याद रहता है, याद रखना है, वो a इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो पहला पार्ट है वो सममित है, ये सममित से आया है, और दूसरा पार्ट है वो विषम सममित है। तो किसी भी आव्यूह को हम हमेशा सममित और विषम सममित के रूप में लिख सकते हैं। ये कोई आव्यूह ए है तो हम उसके ट्रांसपोज को ऐड करके 1/2 प्लस उसके ट्रांसपोज को घटा के 1/2, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। यहाँ पे हो भी सकता है, देखो अब मान लो कि ये प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ट्रांसपोज से ट्रांसपोज कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा 1/2 ए और 1/2 ए, माने a/2 a/2, और इन दोनों को जोड़ के a के बराबर आ जाएगा। इसको अगर प्रूफ ऐसे करना पड़े तो ऐसे देख लो, इधर लिखा 1/2, तो अब 1/2 से सब में गुणा कर लो, इसको 1/2 से सब में गुणा कर लो, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों हर बराबर अंश जुड़ जाएगा, 2a/2 और a बराबर a आ जाएगा। तो मतलब हम किसी भी आव्यूह को, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, किसी भी आव्यूह को सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में लिख सकते हैं 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज और a माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। विषम सममित क्या होता है, जब किसी का ट्रांसपोज ले किसी आव्यूह का माइनस ए के बराबर आ जाए तो उसको बोलते हैं विषम सममित, और किसी का ट्रांसपोज ले और a के बराबर आ जाए उसको बोलते हैं सममित, जैसे मैंने अभी एक एग्जाम्पल के थ्रू दिखाया था, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे एक्सरसाइज 3.3 सारा कर सकते हैं, ठीक है। 3.3 अब हम कर पाएंगे। अब हम चलिए चलते हैं, आप 3.3 कीजिएगा और कोई भी डाउट होगा तो आप हमें बताइएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन के थ्रू, या जो भी क्वेश्चन होगा क्वेश्चन का ही पूरा एक वीडियो सीरीज बना देंगे, ओके। अब हम चलते हैं इनवर्टिबल मैट्रिक्स यानी व्युत्क्रमणीय आव्यूह। ये लास्ट कॉन्सेप्ट है इसका, व्युत्क्रमणीय आव्यूह का। आव्यूह का सबसे लास्ट टॉपिक है व्युत्क्रमणीय आव्यूह। यहाँ पे हमारा आव्यूह खत्म हो जाता है और आव्यूह से संबंधित सारे सवालों को हमें करना पड़ेगा। इसके बाद हमें सारणिक पढ़ना है
और सारणिक में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें समझनी है, और सारणिक में आव्यूह को किस तरीके से यूज किया जाता है वो देखना है। उसी के आधार पर इक्वेशन पूछता है, उसी के आधार पर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है जो मैंने देखा था। ठीक है, तो अब चलिए हमें देखते हैं यहाँ पे। तो ये व्युत्क्रमणीय आव्यूह, व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इनवर्टिबल मैट्रिक्स, इनवर्टिबल या इनवर्स मैट्रिक्स। इनवर्स मैट्रिक्स के बारे में हम और ज्यादा डिटर्मिनेंट में पढ़ेंगे कि इनवर्स मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। जैसे होता है A इंटू ए ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू मॉड A इंटू आई, तो इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करके हम पढ़ेंगे, लेकिन इसमें हमें मॉड की जरूरत पड़ेगी, सारणिक कैसे निकालते हैं उसकी जरूरत पड़ेगी। तो अभी हम देख रहे हैं व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है। तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह का मतलब क्या होता है, व्युत्क्रम किसी चीज का व्युत्क्रम, जैसे 2 का व्युत्क्रम कितना हुआ, तो 2 का व्युत्क्रम मतलब 1/2। क्यों? क्योंकि व्युत्क्रम का मतलब होता है उसके व्युत्क्रम से जब गुणा कर दो तो कितना आ जाना चाहिए, 1 आ जाना चाहिए। उसी तरह आव्यूह का व्युत्क्रम अगर पूछ रहा है तो A एक आव्यूह है, इसका व्युत्क्रम का मतलब हुआ, अब ऐसे बोल सकते हो 1/A, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, या मान लीजिए अगर इस तरीके से अगर हम बोलते हैं, चलिए इसको हम सारणिक में ऐसा ही पढ़ेंगे, तो A इंटू 1/A, और ये किसके बराबर होगा, 1 के। आव्यूह में 1 को क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं, यही तो बताया हूं। तो इसको बोल सकते हैं A इंटू ए ट्रांसपो ए इनवर्स। ठीक है, लेकिन चलिए अब हम जरा इसको दूसरे कॉन्सेप्ट से समझते हैं, व्युत्क्रमणीय आव्यूह के कॉन्सेप्ट से। तो A और B का गुणा करने से अगर एक आई आ गया, यानी जैसे 2 गुणे 1/2 करने से अगर 1 आ गया, इसका मतलब ये 2 1/2 का व्युत्क्रम है, या 1/2 2 का व्युत्क्रम है, या तो ये इसका व्युत्क्रम बोल दो या ये इसका व्युत्क्रम बोल दो, बोल सकते हैं। तो 2 भी 1/2 का व्युत्क्रम है, 1/2 भी 2 का व्युत्क्रम है, क्यों? क्योंकि दोनों का गुणा 1 आ जा रहा है। उसी तरह यहाँ पे देखिए A और B का गुणा करने पर I आ जा रहा है, इसके मतलब A का व्युत्क्रम B है, ये बोल लो, या ऐसे भी बोल सकते हैं, क्या B का व्युत्क्रम A है। दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, क्यों? क्योंकि दोनों का गुणा करने से क्या आ जा रहा है, आई आ जा रहा है। ठीक है, तो यही है व्युत्क्रमणीय आव्यूह का कॉन्सेप्ट। अगर किसी दो आव्यूहों का गुणा 1 के बराबर आ जा रहा है, एक मतलब यहाँ पे आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब होता है 1001। अगर किसी दो आव्यूह का गुणा ऐसे आ गया, अब ये 2x2 का बता रहा हूँ, अब 3x3 का भी हो सकता है, मतलब हो सकता है कि वो 3x3 का हो तो 1000100001 इस तरीके से आ जाए, ये भी आई होता है। ये I3x3 होता है, ये I2x2 था। ठीक है, तो जब किसी दो आव्यूह का गुणा आई के बराबर आ जाए तो हम एक को दूसरे का व्युत्क्रम बोलते हैं। ठीक है, यही है व्युत्क्रमणीय आव्यूह। चलिए इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं। तो एक क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में दिया है A इक्वल टू 2 3 1 2, और दिया है B इक्वल टू 2 -3 -1 2। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हम ए बी निकालते हैं, तो अभी मैंने सिखाया था कि ए बी अगर निकालना हो तो पहले ए को लिख लेंगे, फिर बी को लिख लेंगे। ठीक है, अब हम इन दोनों का गुणा करेंगे, तो गुणा कैसे करते हैं, इसका इसके साथ ऐसे समझो, इसको इसके उसको पार प्रोडक्ट दो, तो 2 × 2 4 और 3 × 3 -3, तो 4 -3, 4 -3। उस तरह यहाँ पे 2 3 6 -6 और +6। यहाँ पे देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा -2, और ये कितना हो जाएगा 0, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा -3, और ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये a का मान सही था, 2 2 3 1 2, 2 -3 -1 और 2,
तो सॉरी, ये ए हमने गलत लिख दिया है, ये है 1 2। तो इसका हमने गुणा किया, ये ठीक है, इसका हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 - 2। और इसका इसमें गुणा करेंगे तो एक का गुणा होगा -3 और ये +4। ठीक है, उसको सिंप्लीफाई करिए, तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 में से 3 जाएगा 1, 6 6 कट के 0 हो जाएगा, उसी तरह 2 2 कट के 0 हो जाएगा और ये 1 आ जाएगा। ये देखिए i के बराबर आ गया। यानी अभी हमने जो निकाला है, क्या हमने निकाला है, ए बी, वो किसके बराबर आ गया, i के। इसके मतलब हम क्या बोल सकते हैं, अतः ए बी का व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। आव्यूह है, ठीक है, या हम बोल सकते हैं बी ए का व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। ओके, तो आपको व्युत्क्रमणीय आव्यूह का कॉन्सेप्ट समझा। व्युत्क्रमणीय आव्यूह का मतलब हुआ दो आव्यूह को गुणा करने पे आई आ जाना चाहिए। अगर आ जा रहा है तो पहले को दूसरे का व्युत्क्रमणीय आव्यूह बोल सकते हैं या दूसरे को पहले का व्युत्क्रमणीय आव्यूह बोल सकते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन और कर सकते हैं। और एक चीज मैंने बताया, ए अगर बी का व्युत्क्रम है तो बी भी ए का व्युत्क्रम होगा, उल्टा हम वैसा वर्सा लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस पे बेसिस आप सारे क्वेश्चन कीजिएगा, और कोई भी आपको डाउट रहता है, किसी तरह का क्वेश्चन रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वहां पे देखूंगा। और जिस तरह के क्वेश्चन होंगे, अगर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन एक साथ एक्यूमुलेट होते हैं एक टाइप का, तो मैं सारे क्वेश्चन को एक साथ एक्यूमुलेट करके एक वीडियो के थ्रू सारे क्वेश्चन का आंसर दूंगा, या जैसे पॉसिबल होगा कमेंट सेक्शन में भी मैं इन सारे क्वेश्चन का रिप्लाई करूंगा। आपकी अगर कोई और भी रिक्वायरमेंट है कोई और चैप्टर पढ़ने के लिए, तो आप मुझे जरूर बताइएगा। उन सारे कुछ चैप्टर्स को मैं वैसे तो मैं पूरी मैथमेटिक्स का पूरा स्टार्टिंग से एंड तक क्लास 12th का मैं डिस्कस करूंगा, उसके बाद PYQ भी डिस्कस करेंगे, जिससे प्रैक्टिस भी करेंगे, ये सारी चीजें करने वाले हैं। तो अभी हमारा मैट्रिक्स खत्म हो गया, अब हम स्टार्ट करेंगे डिटर्मिनेंट्स यानी सारणिक। और ये दोनों चैप्टर सारणिक और आव्यूह, ये दोनों मिला के 15 नंबर का आता है, और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन भी हम देख लेंगे। ठीक है।